मधु लॉबी में बैठी अपने अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रही थी। तभी स्वीटी आकर मधु से बोली, मधु जी आपको सर ने अंदर बुलाया है। मधु जल्दी से उठकर विवेक के कैबिन के पास पहुंचकर बोली, मैं आए कम इन सर। कम मधु, विवेक दरवाजे की ओर देखकर बोला। मधु अंदर आई तो विवेक उसे अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए बोली, ये लो मधु तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आते ही मधु की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। वो इमोशनल होकर लेटर देखने लगी। तभी विवेक एक बॉक्स उसकी ओर बढ़ाकर बोला, मधु ये तुम्हारे लिए फोन। मधु उसे हैरानी से देखने लगी तो विवेक मुस्कुराते हुए बोला, मधु हमारी कंपनी हर एम्प्लॉय को कंपनी की ओर से ही फोन प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो काम हम करते हैं उसके लिए एक अच्छे फोन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके साथ ही तुम्हें कंपनी की ओर से ही एक पोस्टपेड कनेक्शन भी दिया जाएगा, जिसका बिल कंपनी पे करेगी। ये फोन तुम्हें हमेशा अपने पास रखना है, सबके नंबर तुम्हें स्वीटी प्रोवाइड कर देगी। मधु ने जैसे ही फोन और सिम कार्ड उठाया तो विवेक फिर से बोला, मधु तुमने जिस बैंक अकाउंट की डिटेल स्वीटी को दी है, मैंने उसमें 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं, क्योंकि तुम्हें आज ही आउटडोर के लिए निकलना है। 50,000 रुपये? मधु ने हैरानी से पूछा तो विवेक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ 50,000 रुपये। जब भी हमारा कोई एम्प्लॉय शहर से बाहर किसी इवेंट के लिए जाता है तो सारा खर्च कंपनी ही उसे देती है, इसलिए तुम्हें भी दिया जा रहा है। पर जब कभी भी तुम ये जॉब छोड़ोगी तो तुम्हें ये फोन और सिम कार्ड हमें वापस लौटाना होगा। मधु ने कुछ पल सोचा और फिर हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी श्रुति वहां आकर मधु से बोली, कांग्रेचुलेशंस मधु। थैंक यू सो मच मैम। तभी विवेक ने भी उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और बोला, कांग्रेचुलेशंस मधु। थैंक यू सर। तभी श्रुति फिर से बोली, मधु तुम्हें कंपनी की ओर से रहने के लिए एक फ्लैट भी दिया जाएगा। 1-2 दिन में फ्लैट की सफाई होते ही तुम्हें चाबी मिल जाएगी। ये सुनते ही मधु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। श्रुति उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दी, ऐसे क्यों देख रही हो, हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये सब इस पोस्ट पर काम करने वाले एम्प्लॉय को हम देते ही हैं। पर हाँ, जब तुम जॉब छोड़ोगी तो तुम्हें घर भी खाली करना पड़ेगा। मधु ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो श्रुति मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मेरे साथ आज शाम की फ्लाइट से जयपुर के लिए निकलना है तो प्लीज टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाना। अब तुम अपने घर जाकर पैकिंग कर सकती हो। घर का नाम सुनते ही मधु फिर से उदास हो गई, पर फिर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी मैम। गुड। इतना कहकर श्रुति वहां से चली गई। उसके जाते ही विवेक मुस्कुराते हुए मधु से बोला, मधु ऑफिस से जाने के पहले स्वीटी से सबके नंबर ले लेना, वो तुम्हें आउटडोर के हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल भी दे देगी, ठीक है? जी सर। इतना कहकर वो जाने लगी, पर फिर अचानक उसके कदम रुक गए। वो पलटकर विवेक से बोली, वंस अगेन थैंक यू सर। विवेक मुस्कुरा दिया तो मधु भी मुस्कुराकर वहां से चली गई। वो स्वीटी के कैबिन की ओर बढ़ते हुए मन ही मन बोली, थैंक यू भगवान जी, कल तक मेरी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, पर आज आपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे नौकरी भी मिल गई और एक नया फोन भी, उस राक्षस से बचने का रास्ता भी मिल गया और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रुपये भी। पर फिर भी दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है। शायद इस बात का डर है कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, पर मेरा उनके सामने ना रहना ही ठीक होगा, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। इसलिए मधु, जाने से पहले उनसे मिलने का सोचना भी मत। अगर उन्होंने तेरी आंखों में खुद को देख लिया तो तेरे लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और अगर वो सामने होंगे तो तेरे लिए उनसे हमेशा के लिए दूर जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही सब सोचते हुए वो स्वीटी के कैबिन में पहुंची। उसे देखते ही स्वीटी बोली, कम मधु। मधु कैबिन का दरवाजा बंद करके अंदर आई तो स्वीटी उसे एक फाइल देते हुए बोली, मधु ये उन प्रोजेक्ट की डिटेल्स है जो तुम श्रुति मैम के साथ करने जा रही हो, और हाँ, इसमें मैंने हमारे सारे टीम मेंबर के फोन नंबर की लिस्ट भी रख दी, इंक्लूडिंग श्रुति मैम एंड विवेक सर। तुम सबके नंबर अपने फोन में सेव कर लेना। मधु ने हाथ आगे बढ़ाकर फाइल ली तो स्वीटी अपना सामान बैग में डालते हुए बोली, विवेक सर कल पहुंचेंगे, पर हमें आज ही निकलना है क्योंकि हमारे क्लाइंट भी आज ही पहुंचने वाले हैं। उनके पहुंचने से पहले हमें उनके वेलकम के लिए वहां पहुंचना है, इसलिए प्लीज तुम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाना। मुझे भी अपने घर जाकर अपना सामान पैक करना है। अब तुम भी घर जा सकती हो। थैंक्स स्वीटी जी। मधु ने इतना कहा और जाने लगी तो स्वीटी बोली, मधु तुम मुझे स्वीटी कह सकती हो। मधु मुस्कुरा दी तो स्वीटी फिर से बोली, वैसे तुम्हारे मंडप के डिजाइन माइंड ब्लोइंग थे, सुपर्ब जॉब मधु।
बहुत मजा आएगा साथ में काम करने में। मुझे भी। अच्छा अब तुम जल्दी से जाओ, कहीं हम लेट ना हो जाए। और प्लीज एक बार फिर कह रही हूँ, एयरपोर्ट टाइम पर पहुंच जाना। पहुंच जाऊंगी, बाय। इतना कहकर मधु चली गई। इधर रिद्धिमा के घर सब लोग बातों में व्यस्त थे, पर करण एक कोने में खड़ा मधु के बारे में सोच रहा था। तभी रिद्धिमा ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। करण ने तुरंत पलट कर देखा। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए उसके गले लगकर बोली, आई एम सो हैप्पी करण। जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो दिन अब बस आने ही वाला है। 3 दिन बाद मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। करण ने ना ही कोई जवाब दिया और न ही रिद्धिमा को हाथ लगाया। वो बस मधु के बारे में सोच रहा था। रिद्धिमा ने उसकी हथेली पकड़ी और उसकी ओर देखकर बोली, वैसे करण, मधु और तुम्हारी शादी वाली न्यूज़ जब टीवी में आई थी तो एक पल के लिए मैं भी सोच में पड़ गई थी, क्योंकि हमारी सगाई की रात जिस तरह तुम उसे अपनी बाहों में लिए मीडिया की नजरों बचा रहे थे, तो मुझे भी ऐसा ही लगा जैसे तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। पर तुमने सब कुछ क्लियर कर दिया, थैंक यू। तभी उसकी नजर करण के बाएं हाथ की उंगली पर पड़ी। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पूछा, करण तुम्हारी सगाई की अंगूठी कहाँ है? करण ने बिना अपनी उंगली की ओर देखे जवाब दिया, वो अंगूठी मेरी थी ही नहीं, इसलिए गिर गई। रिद्धिमा उसका जवाब सुनकर थोड़ा हैरान हुई, मैं समझी नहीं करण। करण ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ छुड़ाया और बोला, अगर तुम भूल गई हो रिद्धिमा, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि वो अंगूठी मेरी उंगली में आई ही भी थी, इसलिए तुमने उसे मेरी छोटी उंगली में पहनाया था, जिसमें वो इतनी ढीली थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब और कहाँ गिर गई। अगर वो अंगूठी मेरे लिए होती रिद्धिमा, तो मेरी उंगली के साइज की होती और कभी नहीं खोती। ये सुनकर रिद्धिमा मुस्कुरा दी, तुम भी ना करण, इतनी सी बात पर इतने सीरियस हो गए। तुम्हारे लिए दूसरी अंगूठी सगाई की रात ही बनने के लिए दे दी थी। कुछ देर में जूला बाकी ज्वेलरी के साथ उसे भी लेकर आने वाला है। जाने से पहले हम एक बार फिर से सगाई कर लेंगे, ठीक है? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी उसके फोन की बेल बज उठी। आदि का नंबर देखते ही उसने तुरंत कॉल रिसीव की और उससे बात करते हुए वहां से चला गया। आपका काम हो गया है सर, मधु को नौकरी भी मिल गई है और मैंने विवेक के हाथों उसे एक नया फोन भी दिलवा दिया है, साथ ही 50,000 रुपये भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए हैं। और हाँ सर, मधु के रहने के लिए फ्लैट भी उसे जल्द ही मिल जाएगा, आदि फोन पर बोला। करण ने तुरंत पूछा, मधु को शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं सर, इनफैक्ट विवेक ने तो मुझसे ये कहा कि हमने बेवजह ही उसकी सिफारिश की। मधु को तो ये जॉब उसकी खुद की काबिलियत पर ही मिल जाती। उससे श्रुति और विवेक दोनों ही बहुत इम्प्रेस हुए। उन्हें मधु के बनाए डिजाइन बहुत पसंद भी आए। श्रुति तो उसे अपने साथ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आज ही आउट ऑफ इंदौर भी ले जा रही है। मधु के बाहर जाने की न्यूज़ सुनकर करण परेशान हो गया और उसने आदि से पूछा, आज ही जा रही है? जी सर। आदि के इतना कहते ही करण ने पूछा, इस वक्त वो कहाँ है? उसने तुरंत जवाब दिया, अभी अभी ऑफिस से निकली है, पता नहीं कहाँ जा रही है। मुझे पता है वो कहाँ जाएगी। इतना कहकर उसने तुरंत आदि की कॉल कट कर दी और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इधर मधु ने सड़क पर चलते हुए मीरा को फोन किया। मीरा अपना सामान पैक कर रही थी। उसने जैसे ही अपने फोन पर मधु की तस्वीर देखी तो तुरंत कॉल रिसीव की, पर वो कुछ कहती उसके पहले ही मधु चहकते हुए बोली, मुझे नौकरी मिल गई मीरा। क्या? मीरा ने खुशी से उछलते हुए पूछा। मधु मुस्कुरा दी, हाँ, और कंपनी की तरफ से एक नया फोन भी मिला है और 50,000 रुपये भी। ये सुनकर मीरा का मुंह खुशी से खुला का खुला ही रह गया। और अब मैं एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए आज शाम की फ्लाइट से जयपुर जा रही हूँ। जयपुर? ओ माय गॉड! मीरा एक बार फिर से खुशी से उछल पड़ी और बोली, मधु मुझे तेरी बहुत याद आ रही है और इसलिए मैं भी तेरे पास जयपुर आ रही हूँ। मैंने अभी तक जयपुर नहीं देखा, तू काम भी कर लेना और हम दोनों जयपुर भी देख लेंगे। मधु की खुशी और बढ़ गई और वो तुरंत बोली, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है मीरा, प्लीज तू जल्दी से आ जा। मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है और तुझे कुछ बताना भी है। अब तू फोन रखेगी तो आऊंगी ना? चल जल्दी से फोन रख, मैं आ रही हूँ। मीरा के इतना कहते ही मधु ने आगे बिना कुछ कहे जल्दी से कॉल कट कर दी। मीरा को हंसी आ गई और वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। मधु भी बहुत खुश थी। उसने पास के एटीएम से पैसे निकाले और जल्दी से ऑटो में बैठ गई। आदि उसे दूर से देख रहा था।
उसने अपने आदमियों को उसके पीछे जाने का इशारा किया तो उसके आदमी मधु के पीछे जाने लगे। वो कुछ देर में फिर से मंदिर आ गई। उसने ऑटो से बाहर आकर ऑटो वाले को पैसे दिए और अपना दुपट्टा सिर पर डालते हुए मंदिर की ओर दौड़ी। उसने भोलेनाथ की मूर्ति के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद कर मन ही मन बोली, आपका बहुत 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 शुक्रिया महादेव। मैंने आज सुबह आपसे कितना झगड़ा किया और आपको कितना कुछ सुनाया भी, फिर भी आपने मेरी सारी परेशानियां पल भर में ही दूर कर दी। उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। आज आपने पहली बार मेरी सुनी है, इसलिए मैंने सोचा कि आज का दिन मेरे लिए सच में बहुत अच्छा है। जो मांगूंगी मिल जाएगा और मैं फिर से यहाँ चली आई। इसे मेरा लालच मत समझिएगा, बस मेरी मजबूरी समझकर मेरी ये विश पूरी कर दीजिए। जाने से पहले मुझे बस एक बार उनका चेहरा दिखा दीजिए। जानती हूँ कि उनका ख्याल अपने मन में लाने का मुझे कोई हक नहीं बनता क्योंकि वो किसी और के हैं, पर मैं आपसे उन्हें कभी नहीं मांगूंगी। मेरे लिए तो जिंदगी जीने के लिए उनके साथ बिताए लम्हे ही बहुत है, पर वो किसी और के हो जाएं, उसके पहले बस एक आखिरी बार उन्हें देखना चाहती हूँ ताकि मुस्कुराते हुए अपनी नई जिंदगी का सफर शुरू कर सकूं। प्लीज महादेव, बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, फिर मैं आपसे आज के दिन और कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज महादेव। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोली और अपने पर्स से 500 के 2 नोट निकालकर पंडित जी को देते हुए बोली, पंडित जी, महाशिवरात्रि के दिन मेरे नाम से भोलेनाथ जी की पूजा कर दीजिएगा क्योंकि इस महाशिवरात्रि में यहाँ नहीं आ पाऊंगी। ठीक है बेटिया, पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले। उन्होंने मधु के सिर पर अपना हाथ रख दिया तो मधु ने उनके पैर छुए और वहां से चली गई। उसका घर मंदिर से कुछ दूर ही था। वो मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगी, पर जैसे ही उसने अपनी गली में पैर रखा तो उसके कदम रुक गए। उसने कुछ पल सोचा और फिर हिम्मत करके आगे बढ़ने लगी। उसे देखकर उसके मोहल्ले के लोग आपस में उसके बारे में बातें करने लगे। कुछ उसे देखकर खुश थे तो कुछ आपस में घुसुर पुसुर करने लगे। मधु नजरें झुकाए अपने घर पहुंची तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो हिम्मत करके घर के अंदर आई। अपने पापा को अखबार पढ़ते देख उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तभी किचन से बाहर आ रही आरती की नजर उस पर पड़ी। मधु को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए पर फिर पीछे हटा लिए। मधु। आरती के मुंह से मधु का नाम सुनते ही मोहन ने तुरंत उसकी ओर देखा। मधु को देखकर वो भी बहुत खुश हुए, पर फिर उन्होंने मधु को देखकर अपना मुंह फेर लिया। उसकी आंखें भर आई। वो मोहन के पैरों के पास बैठकर बोली, मैं जानती हूँ पापा कि मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है और शायद आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, पर उससे ये सच तो नहीं बदल जाता ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। इसी बात का तो अफसोस है मुझे मधु कि तू मेरी बेटी है। मोहन बिना उसकी ओर देखे बोले। ये सुनकर मधु की आंखों में भरे आंसू झलक आए। मोहन फिर से मुंह फेरकर बोले, चली जा यहाँ से मधु, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कह दूं जो मुझे नहीं कहना चाहिए। चली जा यहाँ से और फिर कभी लौटकर यहाँ मत आना। अब इस घर से और मुझसे तेरा कोई रिश्ता नहीं है। तू हमारे लिए मर चुकी है। अपने पापा की कड़वी बातें सुनकर मधु का रोना अचानक से बंद हो गया और वो आहिस्ता से उठकर खड़ी हुई। उसने वापस जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए पर दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। वो पलटकर मोहन से बोली, आज मुझे एक बहुत बड़ी इवेंट कंपनी में नौकरी मिली है पापा, और मैं एक वेडिंग प्रोजेक्ट के लिए आज ही जयपुर जा रही हूँ। यही बताने मैं आपको यहाँ आई थी। मुझे लगा शायद आपको मेरी फिक्र हो रही होगी, बस इसलिए जाने से पहले आपसे मिलने चली आई थी, पर अब कभी नहीं आऊंगी। अब आपको मेरा मनहूस चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा। मोहन और आरती दोनों कुछ नहीं बोले तो मधु ने रोते हुए पूछा, क्या मैं अपनी बुक्स और मेरा कुछ सामान ले सकती हूँ? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर मधु आरती की ओर देखकर डरते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अपने कमरे में आते ही उसका रोना और बढ़ गया। उसने कबर्ड के ऊपर से एक बैग उठाया और अपनी सारी बुक्स उठाकर उसमें रखने लगी। उसने अपने कबर्ड से एक बॉक्स निकाला और अपने पर्स में रख लिया। उसने अपने माँ पापा की तस्वीर भी बैग में रखी और बैग की जिप लगाकर रूम से बाहर आई। उसे बाहर आता देखकर आरती ने मोहन की ओर देखा और मन ही मन बोली, मैं मधु को नहीं रोक सकती, पर आपकी तो बेटी है ये, प्लीज रोकिए इसे और कहिए कि ये घर इसका है। आप पर और इस घर पर इसका पूरा हक बनता है, प्लीज रोक लीजिए इसे। पर मोहन ने एक बार भी नजरें उठाकर मधु की ओर नहीं देखा। मधु ने आरती के पैर छुए तो उसने उसके सिर पर हाथ रखना चाहा, पर फिर अपना हाथ पीछे ले लिया।
मधु ने हल्की सी मुस्कुराहट से उसकी ओर देखा तो वो भी बहुत प्यार से उसे देखने लगी, पर फिर उसने अपना मुंह फेर लिया। मधु को बहुत तकलीफ हुई, पर वो बिना कुछ कहे मोहन की ओर बढ़ी और उसने उनके भी पैर छुए, पर मोहन ने भी उसे आशीर्वाद नहीं दिया तो मधु बिना कुछ कहे जाने लगी। पर दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर मोहन और आरती की ओर देखा और फिर अपने पर्स से रुपये निकालकर पास रखे टेबल पर रख दिए। माँ, आज ऑफिस से मुझे 50,000 रुपये एडवांस मिले हैं, ये 30,000 रुपये है। नए शहर में जा रही हूँ, इसलिए मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बाकी अपने पास रखे हैं। आगे से यहाँ कभी नहीं आऊंगी, पर जैसे ही सैलरी मिलेगी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करूंगी। प्लीज ये रुपये लेने से इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। कल से पापा को रोज हॉस्पिटल ले जाइएगा, क्योंकि कल से पापा की फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे पापा जल्द ही अपने पैरों पर चलने लगेंगे। प्लीज इन्हें रख लीजिए। इतना कहकर वो रोते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही मोहन ने टेबल पर रखे रुपयों की ओर देखा और फिर अपने कमरे में चले गए, पर आरती ने रुपये उठाकर अपने माथे से लगाए और उसे ले जाकर घर के मंदिर में रख दिए। मोहन ने अपने कमरे में आकर टेबल पर रखी मधु की तस्वीर उठाई और मन ही मन बोले, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा बेटा कि तू मेरी बेटी है। तुझे तो किसी ऐसे घर में जन्म लेना चाहिए था जहां तेरे दामन में सिर्फ खुशियां होती। तेरा पिता होकर भी मैं आज तक तुझे कोई खुशी नहीं दे सका। काश कि जब हरनाम तुझे लेने आया था तो मैंने तुझे उसे सौंप दिया होता, तो आज तू खुश होती, पर मैं क्या करता। एक पिता अपनी बच्ची को अपने से कैसे जुदा करता। अपनी बच्ची के मोह ने मुझे अंधा कर दिया था और मैंने तेरे भविष्य के बारे में न सोचकर अपने बारे में सोचा। काश कि मैंने बहुत पहले तुझे तेरे मामाजी के हाथों में सौंप दिया होता, तो आज तेरे पास ढेर सारी खुशियां होती। इतना कहकर वो रोने लगे। मधु भी रोते हुए अपनी गली से बाहर आ गई और अपनी ही धुन में फिर से सड़क पर पैदल चलने लगी। वो सड़क पर आगे बढ़ते हुए मन ही मन बोली, आशीर्वाद ना सही, कम से कम प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ ही फेर दिया होता पापा। आज मैं अपना सब कुछ खोकर भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। सोचा था कि मुझे करण का प्यार भले ना मिले, पर अपने पापा का आशीर्वाद तो जरूर मिलेगा। पर अब लगता है कि शायद मुझे अपना सब कुछ खोकर ही आगे बढ़ना होगा, वो भी अकेले। बस जाने से पहले माँ पापा का आशीर्वाद और एक बार करण का चेहरा देखने मिल जाता, पर भगवान से शायद कुछ ज्यादा ही मांग लिया मैंने, इसलिए अब बिना उन्हें देखे ही जाना होगा। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार से मधु टकराने ही वाली थी कि करण ने आकर उसे पकड़ लिया और गाड़ी के सामने से हटा लिया। मधु ने घबराकर जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके सामने करण खड़ा था। उसे देखते ही उसके रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करण ने घबराकर उसे अपने गले लगा लिया। मधु ने भी सब कुछ भूलकर उसे पकड़ लिया। दोनों एक बार फिर अपनी आंखें बंद किए, सब कुछ भूलकर बीच सड़क पर एक दूसरे की बाहों में थे। पर फिर करण ने अपनी आंखें खोली और गुस्से में उसकी दोनों बाहें पकड़कर बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, या हर पल तुम पर अपनी जान देने का भूत सवार रहता है। ऐसे आंखें बंद करके सड़क पर कौन चलता है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बिना पलके झपकाए मुस्कुराते हुए उसे बहुत प्यार से देख रही थी। मधु को इस तरह खुद को देखते देख करण का गुस्सा भी कम हो गया और वो भी मधु की आंखों में देखने लगा। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो मधु? तुम्हारी आंखें एक बार फिर मुझसे कुछ कहना चाह रही है, पर तुम्हारे होंठ खामोश क्यों है? कुछ तो बोलो मधु, प्लीज कुछ बोलो, करण मन ही मन बोला। पर तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। फोन की रिंगटोन सुनकर मधु जैसे किसी नींद से जाग गई। उसने खुद को करण से दूर करना चाहा तो करण उसे पकड़कर फिर से अपने करीब ले आया और उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कुछ कहना चाहती हो मुझसे? हाँ, मधु आहिस्ता से बोली तो करण की आंखों में भी चमक आ गई। उसने भी धीमी आवाज में बहुत प्यार से पूछा, क्या? मैं मधु बोलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी करण के फोन की रिंगटोन फिर से बजने लगी। रिंगटोन की आवाज सुनकर मधु करण की आंखों में देखते हुए मन ही मन बोली, मधु ये क्या करने जा रही थी? तू इन्हें अपनी दिल की बात बताने जा रही थी? नहीं मधु, तू ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तू ऐसा। बोलो मधु। करण ने रिंगटोन की आवाज पर ध्यान नहीं दिया और मधु से पूछा, पर मधु ने इस बार खुद को संभाल लिया और हिम्मत करके बोली, मैं आपसे ये कह रही थी कि थैंक यू। आज फिर आपने मेरी जान बचाई।
इतना सुनते ही करण ने उसे छोड़ दिया। वो उसे घूरते हुए मन ही मन बोला, मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे ये कहने वाली थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मधु ने बिना कुछ कहे सड़क पर पड़ा, अपना बैग और पर्स उठाया और वहां से जाने लगी। जाते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। करण ने कुछ देर तो उसे जाते देखा, पर उसे खुद से दूर जाते देख वो खुद को रोक नहीं पाया और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने मधु की बांह पकड़ी। तुमने बिना मेरी मम्मा को बताए मेरा घर क्यों छोड़ा? उसके इस सवाल ने मधु को बीती रात याद दिला दी और उसे वो सब याद आया जो बीती रात सड़क पर हुआ था। उसने अपनी नजरें झुका ली। करण ने उसकी झुकी हुई पलकों की ओर देखकर पूछा, जवाब दोगी या हम सारी जिंदगी यही सड़क पर खड़े रहे? मधु कोई जवाब नहीं दे सकी, पर करण बिना कुछ कहे उसे पकड़कर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। मधु भी बिना कुछ कहे उसे देखते हुए उसके साथ चल दी। करण ने गुस्से में अपनी गाड़ी का डोर खोला और मधु को उसमें बैठा दिया। फिर वो ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ने लगा तो मधु बिना कुछ कहे उसे एकटक देखने लगी। करण आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा, जब भी तुम मेरी गाड़ी में बैठती हो तो मुझे ही तुम्हारा सीट बेल्ट क्यों बांधना पड़ता है? इतना सुनते ही मधु ने जल्दी से अपना सीट बेल्ट बांध लिया। उसके सीट बेल्ट बांधते ही करण ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। उसके जाते ही ऋषभ वहां आ गया और अपनी गाड़ी से बाहर आया। उसने अपनी जैकेट ठीक की और अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाए। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।